जय हिंद। नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा और इस टॉपिक का नाम होगा भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो में तो लास्ट तक बने रहिएगा, याद करा दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। अगर हम पूरे एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसमें भारत हमारा दोस्तों दक्षिण की तरफ आता है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर भारत का विस्तार देखें कि दूरी में भारत का विस्तार क्या होगा दूरी में, तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक भारत का नक्शा जो है अपना बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो होता है ईस्ट का तरफ होता है, पूर्वी क्षेत्र होता है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, और ये दोस्तों भारत का उत्तरी क्षेत्र है, और ये नीचे वाला दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र है, साउथ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि भारत का जो क्षेत्र जो डिस्टेंस विस्तार है ये कैसे है, तो देखिए हमारा भारत नॉर्थ टू साउथ, ये जो दूरी है दोस्तों भारत की, ये दोस्तों है 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। दोस्तों आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमने डिस्टेंस बताया अभी आपको, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो आपको लिखना है 1 2 3, हमने 3 तक गिनती लिखा, 1 2 3 4 आप आगे न लिख के 4 आप कहाँ लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, और ये हो गया 3214 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, तो दोस्तों ये दूरी आपका हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, ये दूरी हो जाएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको 3 2 बार लिखना है, और 3 में 3 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 9। 3 आपने कितनी बार लिखा, तो 2 बार लिखा, उसके आगे आप 2 लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना है। दोस्तों अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में जलीय क्षेत्र भी है और स्थलीय क्षेत्र भी है। तो स्थलीय क्षेत्र का भारत अकेले दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र का भारत अकेले 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। यानी भारत से पहले भी 6 ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनका क्षेत्रफल विस्तार भारत से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। आइए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे देश हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता है रूस, आप याद रखिएगा। रूस के बाद दोस्तों होता है कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद दोस्तों होता है अमेरिका। अमेरिका के बाद दोस्तों होता है चीन। चीन के बाद दोस्तों होता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद दोस्तों होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आता है भारत। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों इस प्रकार से हमें मालूम चल गया कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत का मैदानी भाग, दोस्तों एक चीज रह गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पे आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे आता है। तो सवाल होगा पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। ठीक है दोस्तों, ये भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का मैदानी भाग कितना है। तो दोस्तों भारत का मैदानी भाग कुल 43% है, ठीक है। मतलब भारत का अगर क्षेत्रफल अगर हम 100% कंसीडर करें तो उस 100% में से 43% भाग भारत का मैदानी भाग है, ठीक है, 43%। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पर्वतीय भाग कितना है। तो भारत का पर्वतीय भाग 29.3% है, 29.3% है, ठीक है। भारत का पठारी भाग कितना है। तो भारत का पठारी भाग है 27.7%, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। भारत में कुल राज्य की संख्या कितनी है। तो 28 राज्य हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे किस नाम से जानते हैं। तो गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारी ग्लोब अर्थात पृथ्वी है। पृथ्वी में दोस्तों ये जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है। और हमारी ये अगर ईस्ट कहें, ये वेस्ट कहें, ये नॉर्थ कहें और ये साउथ कहें, तो भारत का जो स्थिति है इस जगह पे है। इसलिए कहते हैं कि हमारा भारत जो है ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में आता है। इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किन्होंने की थी। तो पुर्तगालियों ने की थी। आप यहां पे लिख लीजिए, पुर्तगालियों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भारत के 7 सिस्टर राज्य। दोस्तों भारत के पूर्व में स्थित 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भारत की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो आगे दोस्तों उन 7 सिस्टर राज्य के नामों को हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं इस नीचे वाले को रफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इनके लिए एक ट्रिक जानते हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको ट्रिक, आप भी पहले से जानते हैं कि ट्रिक है ATM आना मम्मी, ठीक है। ATM आना मम्मी। तो ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। एम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। आ से हो जाएगा असम। 9 से हो जाएगा नागालैंड। म से हो जाएगा मेघालय। और इस वाले म से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो ये दोस्तों ये 7 राज्य ऐसे हैं जिनको भारत में 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों इनको आप नोट मत करिए, इनका जो मैं अपने पूरे वीडियो का एक नोट्स बनाया हूं और उसका PDF आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों, तो मैं जो है कि अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा पे, ठीक है, कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब अर्थात पृथ्वी, ठीक है। अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पर ये दोस्तों अक्षांश रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, जिसको लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। आप याद रख सकते हैं कि जो लाइनें ऐसे लेटी हुई हैं, ठीक है, ये लाइन क्या है, लेटी हुई है, तो आप इसको कहेंगे लैटिट्यूड। लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, ठीक है, याद रख सकते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा। जो खड़ी लाइनें होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, जो लाइनें इस प्रकार से होती हैं इनको दोस्तों कहते हैं देशांतर रेखा और इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, ठीक है। जो लंबाई में है तो लॉन्गिट्यूड, जो लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं
भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अगर अक्षांश रेखा की बात करें, यहाँ पे आप देखिए, ये अगर हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, और ये देखिए दोस्तों, अगर इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींच दें तो इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य का होता है बीच में से जाने वाली, मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। और दोस्तों ये होती है 0 डिग्री अक्षांश। कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश, इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच से है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात लैटिट्यूड लाइन। अब इसी के पैरेलल जितनी लाइनें हम खींच दें दोस्तों, इसी को कहते हैं, सब क्या है? अक्षांश रेखा। ये सब क्या है? सब के सब क्या है? अक्षांश रेखा है। देशांतर रेखा दोस्तों, अब अगर ये ऐसे बीच से अगर ऐसे बांट रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये सब क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? देशांतर रेखा है। ठीक है, ये सब क्या है? सब खड़ी लाइनें सब क्या है? देशांतर रेखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए इधर देखते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर भूमध्य रेखा खींच दी है 0 डिग्री अक्षांश, तो 2 गोलार्ध का मतलब एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटी है। ठीक है, इतना एरिया हो गया उत्तरी गोलार्ध का और ये एरिया हो गया दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग दोस्तों क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मतलब 8 डिग्री, चाहिए देखो मैंने एक इंडिया मैप बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, जो बिल्कुल दक्षिण का बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और जो उत्तर का बिंदु है ये दोस्तों है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब दोस्तों बात करते हैं कि अब ये पूर्वी देशांतर क्या है? तो दोस्तों पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इधर दोस्तों होता है 97 डिग्री 25 मिनट और इधर होता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कि कौन सी देशांतर है? तो पूर्वी देशांतर है और इसका वैल्यू पूछा जा सकता है कि 68 डिग्री 7 मिनट। आप ऐसे चारों को याद रख लीजिएगा। दोस्तों आप देखते हैं कि दुनिया में समय का आकलन, दोस्तों दुनिया में समय का आकलन जो होता है वो GMT के आधार पे होता है। आप मोबाइल में जब सेटिंग्स में जा करके अपने जो है कि टाइम को सेट करते हैं तो देखिए वहाँ पे GMT लिख के आता है। GMT का अर्थ है ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, तो दुनिया में दोस्तों समय का आकलन GMT से किया जाता है। GMT का अर्थ है ग्रीनविच मेन टाइम। आप लिख लीजिए यहाँ पे ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, सब फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेन टाइम। तो इसी के आधार पर दोस्तों दुनिया में समय का आकलन किया जाता है। आपको दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट बता देता हूं कि जब भी पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती हैं तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे 1 डिग्री घूमती हैं, 1 डिग्री, केवल दोस्तों 1 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री का घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 360 डिग्री अर्थात पृथ्वी को पूरा एक चक्कर अगर घूम जाएंगी तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो 360 डिग्री में चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 360 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 1440 मिनट। अब दोस्तों इस मिनट को यदि हम घंटे में बदलना चाहें कि पृथ्वी को कितना टाइम लगता है पूरा अपने अक्ष पे अपने धुरी पे एक चक्कर लगा लेने में, तो 1440 में 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा निकल के 24 घंटे। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से निकल के आता है GMT। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में समय का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए भारत में समय का आकलन दोस्तों IST के आधार पर किया जाता है। IST, ठीक है, IST दोस्तों, IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के आधार पर भारत में समय का आकलन किया जाता है। वो कैसे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे भारत में जो समय का आकलन होता है वो दोस्तों होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं कि पूर्वी है भाग, क्या है दोस्तों, पूर्व में है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री हमारे भारत में जो समय है वो क्या है, 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री के दोस्तों अगर हम मिनट में अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 82.5 डिग्री को, चूंकि एक डिग्री में 4 मिनट लगता है समय, तो 82.5 डिग्री में दोस्तों कितना मिनट लगेगा, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 330। मतलब आप इसको गुणा करिएगा तो आएगा 330 आएगा, ठीक है। तो 330 को यदि आप घंटे में बदलना चाहेंगे तो इसको आप 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटा। दोस्तों इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे भारत का जो समय है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो दुनिया में जो GMT है उससे दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। भारत वाला टाइम क्या है दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आप ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। 82.5 डिग्री समय का आकलन किया है भारत में। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अभी मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए बनाया था कि 82.5 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड जो ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्य यहीं पे आते हैं। वो कौन कौन राज्य हैं दोस्तों, इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आते हैं उत्तर प्रदेश, ये लाइन हमारी उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों क्या हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो इनके लिए दोस्तों ट्रिक है याद रखने के लिए, छतरी आंधी में ऊपर उड़ा, ठीक है। छतरी आंधी में ऊपर उड़ा, छतरी दोस्तों मतलब छत्तीसगढ़, आंधी का मतलब है आंध्र प्रदेश, में का मतलब है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऊपर का अर्थ है उत्तर प्रदेश, उड़ा का अर्थ है उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे आप 5 राज्यों को याद रख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के कितनी राज्यों से गुजरती हैं, तो 5 राज्यों से गुजरती हैं। और 5 राज्यों का नाम याद रख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा यानी IST निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। नहीं गुजरती हैं तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन में होगा और एक कोई अलग राज्य होगा जो कि सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कर्क रेखा मकर रेखा कैसी होती है, कहाँ है, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं कर्क रेखा मकर रेखा, आइए देखते हैं। देखिए ये दोस्तों मान लेते हैं कि हमारी ग्लोब है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की दोस्तों ये वाली रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये रेखा दोस्तों कौन सी है, भूमध्य रेखा है। और दोस्तों इसी भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो दोस्तों इस भूमध्य रेखा की अगर हम उत्तर साइड में जाएं, उत्तर साइड में, ठीक है। अब इधर का एरिया तो उत्तर हो गया और इधर का एरिया दक्षिण हो गया। तो अगर हम उत्तर साइड में जाएं और कितनी दोस्तों दूरी पे, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। क्यों दोस्तों, क्योंकि अब हम उत्तर में चले गए हैं तो इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश।
आप जानते हैं कि इधर होता है उत्तरी गोलार्ध और इधर होता है दक्षिणी गोलार्ध, इसीलिए मैं उत्तर कह रहा हूँ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ऊपर चले गए हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक लाइन काल्पनिक रेखा खींचे हैं, और दोस्तों इसी को कहते हैं कर्क रेखा। और ये दोस्तों कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, तो देखेंगे कि ये रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर 23.5 डिग्री नीचे जाएं, 23.5 डिग्री दोस्तों यहाँ से अगर नीचे जाएं तो इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्यों दक्षिणी अक्षांश? क्योंकि अब हम लोग कहाँ गए हैं, दक्षिण में गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी को कहेंगे मकर रेखा। इसी रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए उन 8 का हम नाम रख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मज़ा आ रहा है तो मैं एक लाइक आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों समय निकाल के सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे वे में आपको मैं सब कुछ समझाऊँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वो 8 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं तो देख लीजिए एक बार। ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे ही सीक्वेंस के माध्यम से याद करिएगा, क्योंकि ये जो है कर्क रेखा की गुजरने की ये बिल्कुल सही क्रम है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बाद कौन से राज्य में इंटर करती है, तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चिंता मत कीजिए, ये मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, इसके लिए भी ट्रिक है। गुराम देखिए, एक गुलाम होता है, यहाँ पे गुराम याद कर लीजिए, ठीक है। गुराम छझा पतिमी, गुराम छझा पतिमी, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे अंतिम में मतलब पड़ता है कर्क रेखा, ठीक है, कौन से राज्य में, तो आपका जवाब होगा मिजोरम। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण पे। तो देखिए दोस्तों आप लोग के सामने एक प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, ठीक है, तो उसी समय एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति देशांतर पर क्या होगी। कहने का अर्थ ये है कि भारतीय मानक समय अर्थात IST, तो IST पे दोस्तों अर्धरात्रि है, मतलब 12 बजा है, ठीक है, मतलब 12 बजा है, ठीक है। और दोस्तों ये कब होता है, तो भारतीय मानक जो होता है वो होता है 82.5 डिग्री पे, ठीक है, 82.5 डिग्री पे ज्ञात करते हैं पूर्वी देशांतर पे। अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि कोई अदर प्लेस है, ठीक है, कोई अदर प्लेस है, यहाँ पे दोस्तों सुबह का 6 बजा है। तो दोस्तों सुबह का 6 बजा है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ अभी भारत में 12 बज रहा है रात का, अर्धरात्रि यानी रात का 12 बज रहा है, और अदर जगह पे सुबह का 6 बज गया उसी समय पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी जगह की बात किया जा रहा है, इसकी घड़ी इससे 6 घंटा आगे है, ठीक है, मतलब यहाँ का समय 6 घंटा आगे चल रहा है। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइए कि 6 घंटा आगे चल रहा है, ठीक है, तो दोस्तों 6 घंटा का मतलब हुआ, इसको आप मिनट में बदलिए, तो 6 × 60 मतलब हो गया 360 मिनट, ठीक है।
तो 360 मिनट आगे चल रहा है ये वाली घड़ी, अदर प्लेस वाली घड़ी, ठीक है। तो 360 मिनट को यदि हम डिग्री में बदलना चाहें तो हमको तो पता है कि हमारी जो अर्थ है उसको 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसी में 4 से भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जो अलग जगह वाला जहाँ पे समय पूछा गया है वहाँ का जो क्या है दोस्तों, भारत वाले से 90 डिग्री क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मतलब भारत वाले समय से अगर 6 घंटा ज़्यादा है, मतलब भारत वाले से पूर्वी देशांतर से ये 90 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 82.5 डिग्री और प्लस के 90 डिग्री जोड़ देंगे दोस्तों, हो जाएगा 9 8 17 अर्थात 172 सही 1/2, मतलब 172 डिग्री, ये आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे भारत में पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूर्वी राज्य जो है, यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा राज्य दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये दोस्तों ये पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सूर्य का जो उदय है इधर पूरब की तरफ से होता है, तो सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी पड़ती है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कब अस्त होगा सबसे बाद में। तो दोस्तों देखिए भारत का जो पश्चिमी राज्य है सबसे, तो वो होता है दोस्तों, वो है गुजरात, ठीक है। वो दोस्तों कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। ये गुजरात है, ये आपका गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेस्ट सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। कहा जाता है कि भारत में सबसे देर में सूर्य अस्त होता है गुजरात में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर दोस्तों लद्दाख, ठीक है दोस्तों। ये जो एरिया है ये लद्दाख है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दक्षिण की बिंदु की बात करूँ तो तमिलनाडु है, सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। अब दोस्तों हमें राज्य के बारे में तो मालूम पड़ गया, अब हम बात करते हैं बिंदुओं की, ठीक है, कि बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ये दोस्तों मैं कहूँ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो दोस्तों ईस्ट में जो यानी अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है दोस्तों वलांगू। कौन सा है, वलांगू या किबिथु। एग्जाम में कोई आपसे एक ही पूछा जाएगा, जो ऑप्शन में होगा या वलांगू होगा या तो किबिथु होगा, ठीक है, कोई एक ही होगा। दोस्तों जो वलांगू की जो स्थिति है वो है 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर। और किबिथु का जो पॉइंट है ये है दोस्तों 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 00 मिनट लिखा हूँ, ठीक है, 97 100 मत समझ लीजिएगा, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिम में है बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। गुहार मोती या सर क्रीक, ठीक है। आपसे यहाँ पे एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, गुहार मोती होगा या तो सर क्रीक होगा, ठीक है। नॉर्थ की बात करें दोस्तों तो नॉर्थ में हो जाता है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और साउथ की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ दोस्तों, ग्रेट निकोबार। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार। दोस्तों ये पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, आप इसको एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी है इधर भारत के, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है। इधर दोस्तों देखिए क्या है, अरब सागर है, ठीक है।
और ये दोस्तों देखिए नीचे क्या है, तो दोस्तों नीचे है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों ऐसी कौन सा स्थान है जहां पे तीनों सागरें मतलब मिली हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी, ठीक है, तो कन्याकुमारी में ये तीनों मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जवाब होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, कन्याकुमारी को ही केप केमोरियन के नाम से जानते हैं, केप केमोरियन, ठीक है, कन्याकुमारी को ही केप केमोरियन के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं, देखिए दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सा स्थान है जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम है, तो आपका जवाब होगा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ रह गया था कि कर्क रेखा जो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो बिल्कुल दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल भारत कहाँ से दोस्तों, मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए दोस्तों अब भारत के सीमावर्ती देश के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए भारत के सीमावर्ती देश कितने हैं, तो सब काउंट कर लेंगे, कुल 7 देश हैं जिनसे जो है कि भारत का सीमा लगता है। कौन कौन, देखिए दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए चीन है, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ दोस्तों भूटान है, ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पे है बांग्लादेश, और यहाँ दोस्तों है म्यांमार। तो आप काउंट कर लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो कुल 7 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें कौन कौन है, तो एक बार मैं लिख लेता हूं इनको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लिख लीजिए, इसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। अब देखिए दोस्तों अगर हम 2 और ऐसे कंट्री जो कि स्थलीय सीमा तो नहीं लगता परंतु समुद्री सीमा लगता है, ठीक है, तो दोस्तों ये श्रीलंका है और ये मालदीव है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं श्रीलंका, मालदीव, ठीक। देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले कौन से देश हैं, तो 7 बताएंगे, और अगर समुद्री सीमा तो 2 बताएंगे, अगर कुल मिला के पूछेगा तो 9 देश बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के कुल राज्य, ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के कुल ऐसे 17 राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 17 राज्य तो ठीक है, 17 राज्य भारत के ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के बारे में दोस्तों बताता हूँ कि जो बांग्लादेश है वो हमारे भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, कुल 4096 किलोमीटर, कुल दोस्तों 4096 किलोमीटर ये दोस्तों बांग्लादेश सीमा साझा करता है, ठीक है। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे सीमा साझा होता है, तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं, ठीक है, भारत के 5 राज्य के साथ सीमा साझा होता है। कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड के साथ नहीं लगती, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं कि मणि वाले नाग के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, यानी मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। अब दोस्तों बात अगर किया हूँ कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, तो सबसे कम कौन करता है, तो सबसे कम में दोस्तों आपका जवाब होगा अफगानिस्तान, जो होगा दोस्तों 106 किलोमीटर। दोस्तों अफगानिस्तान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो सीमा साझा करता है वो करता है कुल 106 किलोमीटर, ठीक है।
दोस्तों आप कहेंगे कि या अफगानिस्तान से फिलहाल हम जा नहीं सकते अफगानिस्तान से, तो सीमा कैसे बना लिया? तो दोस्तों जो पाक एक्यूपाइड कश्मीर है, जो पीओके है, वहाँ पे जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहीं पे दोस्तों हम अपना मान के चलते हैं। आप अगर भारत का मैप भी खोलेंगे तो दोस्तों हम अपने भारत के मैप में पूरा देखते हैं, इसको ये पूरा पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप कहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर, जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों भूटान जो है कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो भूटान जो देश है वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों जो म्यांमार है, म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल भी दोस्तों 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वैसे मैं जियोग्राफी के वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।